बात कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि ये सीतापुर विधानसभा 15 साल जब रमन सिंह जी की सरकार थी तब भी विकास के लिए अछूता रह गया। कि 20 साल रहने वाला कोई व्यक्ति जिसको एक एक घर की नॉलेज होगी, लेकिन इतने बड़े साइट, इतने बड़े खदानों पे क्यों ध्यान नहीं दिया गया? या जो अग्निवीर योजना चल रही है, इससे हमारी सेना मजबूत होगी, कमजोर होगी? आज आम जनता को समझ में इस विषय को आया है कि नुकसान हमको कांग्रेस की पार्टी ने या कांग्रेस के विधायक के संरक्षण में जो 20 साल चला है यहाँ, ये कितना नुकसान हुआ है। कारण यह है कि 20 साल से विधायक जी, मंत्री जी बैठे रहे, एक फूल तक लगाना उचित नहीं समझा। ये हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो पुलिसिया कार्रवाई को दोनों तरफ से समझ रहा है, राजनीतिक हिसाब से भी, आप सर्विस भी दिए हैं, जो पुलिस के कई चेहरे हैं, आप सबसे वाकिफ हैं। पुलिसिंग में सुधार के लिए किस तरह का कदम उठा रहे हैं आप? कमांडोज लोगों को ट्रेनिंग कराने का मौका भी मिला हमको। नया बैच जो आईपीएस अधिकारी जो भर्ती होते हैं जी, उनको भी ट्रेनिंग कराने कराने का। नमस्कार, मैं हूं अमित, मेरे साथ हैं सीतापुर विधायक रामकुमार टुप्पो जी। रामकुमार टुप्पो जी के कहानी बड़ी दिलचस्प है, एक सीआरपीएफ कमांडो से लेके विधायक बनने तक का सफर। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं इनके सफर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, आप सीआरपीएफ में लगभग कितने साल सर्विस दिए? 13.5 साल। 13.5 साल। क्षेत्र से जानकारी मिली सर कि आप ड्यूटी करते हुए भी ढेर सारा डिप्लोमा डिग्री भी लिए हैं, और उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग भी देते थे। तो थोड़ा सा विस्तार पे बताएंगे इस पे? क्या है, जब मैं 12वीं क्लास में था तब मैंने फौज ज्वाइन की जी, और बाद में फिर पढ़ाई कंटिन्यू ही रखा और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, डिस्टेंस मोड पर। मतलब पढ़ाई में ध्यान रहा? और डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोर्स होते हैं जी, वहाँ के नाम के आधार पर। तो उसमें मेरे को दिलचस्पी बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने वहाँ जो भी चीजें आई, जो मुझे लगा कि जीवन में अपने आप को डेवलप करने के लिए चीजें चाहिए, तो मैंने उसको करते गया। ऐसे बहुत सारे कोर्स भी किए, वो एक अनुभव अपने आप को देता रहा। और मुझे मौका भी मिला ट्रेनर के रूप में, कि महाविद्यालय में भी हमें भेजा जाता था डिपार्टमेंट के, वहाँ भी हम ट्रेनिंग कराते थे जी। और भी बहुत सारे मौके मिले, कमांडोस मौका मिला हमको जी। तो अच्छा, एयरफोर्स के अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग कराने का मौका मिला। तो मुझे अच्छे मौके मिले लाइफ में। तो कारण ये था कि यही बहुत सारे कोर्स करना, एक अनुभव प्राप्त करना। जब योग्यता हो तो मौके तो मिलेंगे ही। सर, वीरता पदक भी मिला है आपको और राष्ट्रपति पदक भी मिला है, कुछ अलग है कि दोनों एक ही? नहीं, इसमें क्या है, वीरता के पुलिस पदक जो है राष्ट्रपति जी ही मैंने इसको करते हैं जी। और उनके द्वारा हमको 2021 में प्राप्त हुआ है। सर, आपकी राजनीति में आने की कहानी थोड़ी दिलचस्प भी है, अलग भी है, कि युवाओं ने आपको ढेर सारे लेटर भेजे, खून से लिखे हुए लेटर थे। क्या था ये कहानी पूरा? देखिए, सीतापुर में ये कहीं का भी हो, अब कहते हैं ना कि आविष्कार को जननी है, आविष्कार को जन्म देती है। तो सीतापुर में ये समझ लीजिए कि लंबे समय से सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, एक ही आदमी 20 साल तक रहे, और उनके कार्यशैली में आप अपडेट नहीं देखेंगे। अच्छा, मैंने 20 साल पहले भी जो कार्यशैली था वो आज भी वैसी ही थी। ना डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, भाई विकास निरंतर, मतलब एक ही तरीके से लोग, एक ही तरीके से। मैंने ये समझ लीजिए कि कभी उन्होंने प्रयास ही नहीं किया होगा कि विधायक क्या होता है पब्लिक को बताएं। तो मंत्री भी रहे, हालांकि काम क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हम भी यहीं पले बड़े हैं, हम कभी भी ये नहीं जान पाए स्टूडेंट होने के बाद भी कि विधायक का रोल प्ले क्या होता है। कारण ये है कि अंदर खाने रहना ना, हमको कहीं विकास का ऐसा कोई मील का पत्थर टाइप से चीजें दिखती कि नहीं विधायक जी के पहल से हुआ है, ना ही कोई स्पेशल विकास, भले ही रोड को ही ले लीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं दिखता था। तो जानने की कोशिश नहीं किया, लेकिन जब घटना इस तरीके से होता है तो आम पब्लिक, जिस हिसाब से एक बच्ची का हत्या बलात्कार हुआ, आप जानते होंगे, हमारे क्षेत्र की विद्यार्थी थी, तो उसके न्याय को लेकर आम जनता, विद्यार्थी, नेताओं के पास भी गए, रिस्पांस नहीं आया उस लेवल का। वहां से जनता में असंतोष शुरू हुआ। बताते हैं थाना में गए, वहां जवाब सही से नहीं मिला। तो वहां से एक मांग शुरू होने लगी कि भाई आज हमारा कोई नहीं सुन रहा है तो कल ये घटना किसी और के साथ भी हो सकता है। आज मान लीजिए कोई केस समाचार में आती है, मान लीजिए कि नहीं फलाने जगह पे हो गया, तो घटनाएं पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं, लेकिन काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज घटना अगर समाचार पे आ रही है, पब्लिक को पता चल रहा है, उसका निदान भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि घटना दब नहीं रहा, कार्रवाई हो रहा है।
जी। लेकिन वो दौर ऐसा था कि बड़े बड़े घटना हम सुनते थे कि मामला दब गया, समाचार में कई चीजें आने के लिए रुक तो गई। मंत्री जी का मतलब ये जो रवैया था वो हम्बल नहीं था लोगों के प्रति, मतलब एक जो नहीं, अगर लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता तो 20 साल टिकते नहीं होगा। नंबर एक सवाल, ठीक बात तो है। ये मान सकते हैं कि व्यवहार अच्छा रहा होगा, लेकिन काम विकास का स्तर उस लेवल का नहीं हुआ मिनिस्टर होने के बाद भी। तो इसका रीजन क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ की जनता को भ्रमित करते रहे, ये भी हो सकता हो होगा। सकता है। लेकिन उस घटने ने क्या है, हमारे जैसा व्यक्ति को, जो जिंदगी का केवल एक ही सपना था कि हम फौज में जाएंगे और वहां अपने देश की सेवा करेंगे, उस व्यक्ति को यहाँ आने के लिए मजबूर किया। रीजन यह है कि पूरा यूथ इकट्ठा होकर एक आविष्कार करने की राह पर चलते हैं और एक नेता की मांग करते हैं। वो मुझे अच्छे से आज भी वो दिन याद है कि इन्होंने कहा था, 30 लोग थे, कि हम आपका इस्तीफा चाहते हैं और आपको नेता बनाना चाहते हैं। तो मैं पूछा कि क्यों? तो भाई हमारा फील्ड अच्छा है, हम क्यों वो करेंगे। ठीक बात। तो उन्होंने इस घटना को जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को सुरक्षित करने की जरूरत है। घटनाएं देखिए छोटे बड़े होते रहेंगे, एकदम से समाप्त मैंने नहीं हो सकता। टेक्निकल चीजें बदलती रहती हैं, क्राइम करने के तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन वही कि केस ना दबे, कार्रवाई हो, लोगों को विश्वास हो कि उसको न्याय मिले। तो इसके लिए इन्होंने मैंने प्रस्ताव रखा। लेकिन नौकरी छोड़ देना, सपनों को एकदम से तोड़ और देना, फिर यहाँ पता चला असफल हो गए तो एक असफल और हो गए। कहानी है ना। विधायक बनना मैं समझता हूँ कि आसान नहीं है, और बिल्कुल आसान नहीं है। खासकर हमारे जैसा बैकग्राउंड रखने हाँ, वाला आपका व्यक्ति। बैकग्राउंड मैं हाँ, पता कर रहा था तो काफी पिछड़े परिवार से हैं आप, है बिल्कुल। ना? जी जी। और बड़ी बात तो है कि हमारे परिवार में कोई भी, मैंने समझ लीजिए कि छोटा मोटा राजनीति करने वाला भी राजनीतिक नहीं बैकग्राउंड है ही नहीं। है, ही नहीं। सर एक बात, जब इस मामले पर आए हैं आप, क्या होता है, आप पुलिसिया कार्रवाई को दोनों तरफ से समझ रहे हैं, राजनीतिक हिसाब से भी, आप सर्विस भी दिए हैं, जो पुलिस के कई चेहरे हैं, आप सबसे वाकिफ हैं। पुलिसिंग में सुधार के लिए किस तरह का कदम उठा रहे हैं आप? अभी 2 दिन पहले जिला के एसपी अग्रवाल जी हैं, उनसे हमारा 1 घंटे मीटिंग हुआ इसी विषय में, और बहुत अच्छा चर्चा था कि क्षेत्र में अपराध के जो नए नए तरीके आ रहे हैं, और चोरियां का केस हो चाहे डकैती का केस हो, ये कैसे काबू किया जा सकता हो। तो इसके लिए बहुत अहम फैसले भी लिए गए हैं कि हम लोग ये पहल करते हैं ताकि, और रोड दुर्घटना आप देख रहे होंगे, इसमें ज्यादातर 90% केस ये है कि दोनों में से किसी एक पक्ष का दारू पी के गाड़ी चलाना। आप देखते होंगे कि रोड दुर्घटना हुआ, या तो मृतक पक्ष दारू पिया हुआ था, या अदर जो बड़े वाहन वाले हैं वो पिए होंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें अगर आप देखेंगे राजनीतिक तौर पर, तो एकदम से वो लगा देने से भी नहीं, मैं सामाजिक तौर पर देखूंगा, क्योंकि हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हाँ, आदिवासी समाज में शराब का थोड़ा सा कोई भी कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, तो उपयोग ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में सीजन वैसे ही है, सीजन वैसे ही है, ठीक बात है। लेकिन ये बहुत विचार करने वाला विषय है कि भले ही मैं गाड़ी ठीक चला रहा हूँ, मैं पिया हूँ, या अदर पिया है, मैं ठीक हूँ, तो लाके मुझे वो कर दिया। अभी एक घटना हुआ, बहुत छोटी बच्ची का डेथ हो गया, 3 एक ही परिवार के लोग खत्म हो गए। तो उसमें जो संबंधित व्यक्ति जो था, उसने स्टेटमेंट दिया है मीडिया में कि मैं दारू पिया होता हो गया। तो ये किसी की मृत्यु हो जाने के बाद ये स्टेटमेंट उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। तो इस पे भी कैसे रोक लगाए जा सकते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसको देखते हुए कैसे कानूनी प्रावधान लॉन्च किए जा सकते हैं, तमाम विषयों में चर्चा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं, या क्षेत्र में जो दुर्घटनाएं हो रही, इसको काबू जरूर किया जा सकता है। बस ये है कि एक पुलिसिंग इच्छा शक्ति की जरूरत है। मगर आप देखना, मैं स्टडी करता हूँ इससे पुलिसिंग लाइफ को भी यहाँ रहकर, ये एक समस्या सोल्व नहीं होता है, 4 समस्या और लग जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो इस कारण से भी थोड़ा सा भगदड़ रहता है कि किस केस को देखें हम, किसको प्रायोरिटी दें हम। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए, और ऐसा कुछ रणनीति बनाया जाना चाहिए। हम लोग बना रहे हैं, अभी उस दिशा पे काम कर रहे हैं आप? हाँ, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो सर एक इस मामले से पहले मैं आना चाह रहा था कि आप 409 किलोमीटर का पद यात्रा किए थे बनारस से गंगा जल लेके, और यहाँ पर शिव भक्त भी हैं बहुत बड़े लोगों से, जहां पता चला मेरे को। इस पद यात्रा का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व क्या है आपके शब्दों में, क्योंकि आप उस दौर में देश प्रेम का संदेश भी देते आए थे युवाओं को, है ना? तो वो भी एक आपको थोड़ा उस पर भी खुल के बताएंगे मेरे को। बिल्कुल, ये कहते हैं कि
किसी ने इस विषय में कहा था नेगेटिव तौर पर कि ये इतना चलने की क्या जरूरत है, ठीक है, नेगेटिव तो आता रहता है, बोलते रहते हैं। तो एक्चुअल में इस यात्रा को स्वतः ही की सोच में आया और चल दिया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 420 किलोमीटर नंगे पांव कंटिन्यू, ये आसान नहीं हो सकता। ठीक है, आध्यात्मिक जुड़ाव होगा तभी आदमी करेगा। ये मुझे स्वप्न में आया था 2018 में। अच्छा। हाँ, कि मैं बनारस से पद यात्रा करते हुए गंगा जल लेके चोरकी पानी महादेव जो है मैन पाट में, जी। मैं जलाभिषेक किया। इस विषय में अपने मित्रों से पता किया कि यार मुझे सपना आया है ऐसा ऐसा करके। तो उन्होंने ये बताया कि जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं वो सपनों से ही बना है। यानी प्रथम बार जब उस शिवलिंग की खोज हुई तो संबंधित एक टीचर थे वहां पढ़ाते थे, उनको सपना ही आया था। उन्होंने सपने को देखते हुए उस जगह पे पहुंचे तो वहां एक विशालकाय जो शिवलिंग था वो वहां उनको मिला, पूजा अर्चना की, तब से वहां पे पूजा अर्चना होती है। तो वहां सपने आते ही रहते हैं लोगों को। और आपको बता दें कि जहां जलाभिषेक हुआ है वो स्वयंभू है, स्वयंभू से हाँ, महादेव है, स्वयंभू है। और बड़ी चीज यह है कि वो अपना स्वरूप जो है ना बड़ा कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि आज से इतना वर्ष पहले जब इसकी खोज हुई थी ये छोटे रूप में थे और ये निरंतर बड़े होते जा रहे हैं। मन ये समझ लीजिए कि आज भी अगर देखेंगे उस जो मंदिर के ढांचा को, तो इंजीनियरिंग प्लान को समझने की कोशिश करेंगे तो वो छत को टच करने वाला है। अच्छा। जो शिवलिंग है ये अपना लमगांव हनुमान मंदिर जैसा ही कहानी है उनका भी, माने छत को छूने वाला है। तो मैं कल्पना करता हूं कि यदि इस कहानी में सच्चाई नहीं होती तो शायद उस समय जब ढलाई हुआ होता थोड़ा और ऊंचा होता, और ऊंचा होता, लेकिन आज इतना ही बचा है। इसका मतलब ये कहानी जो है ये सत्य है। जी। तो एक हम लोग खोज करते करते और आगे गए तो पता चला कि एक उड़िया भाषा में शिव पुराण है, उसमें गौरा गौरी के नाम से यहाँ जिक्र है इस मंदिर का, माने इस स्थल का, कि मैन पाट स्थल में कहीं पर ऐसा है। तो शायद वो विलुप्त हो गया होगा और हो सकता है कि अब दोबारा आना चाह रहे होंगे, तो सपना में दिए होंगे। तो हमने इसके बाद में मना कर दिया कि भाई हम समझ गए कि क्या है, और एक मौके की तलाश में थे कि कब हो। और हमको छुट्टी तो इतना ज्यादा मिलती नहीं थी, ठीक बात है, लेकिन सौभाग्य से 2021 में हमको एक लंबी छुट्टी मिली 45 दिन की। और हम उसमें सोचे कि यही एक मौका है। 60 साथियों के साथ, 60 लोग थे, पूरे विधानसभा क्षेत्र के युवा लोग थे, कई बुजुर्ग थे जिन्होंने हमारे भावनाओं का साथ दिया। और हम सभी ने 10 दिन की यात्रा जो है ना वहीं से आरंभ की, और ये पहला यात्रा था। 42 किलोमीटर एवरेज। हाँ, किसी दिन 56 की थी, किसी दिन 30 की थी। तो हम लोगों ने रूट प्लान बनाया था, तो रूट प्लान के आधार पे 10वें दिन हम लोग यहाँ पहुंचे। लेकिन हालत ऐसे थी कि ये समझ लीजिए कि एक जीवन का सबसे बड़ा यात्रा मान लीजिए। एक अपने आप में चैलेंजिंग था, लेकिन साथ ही साथ खाली पैर आना और मौसम का हाँ, थोड़ा सा तो सामाजिक स्तर से इसका ये संदेश गया, ये स्वतः ही संदेश गया कि भाई आज सनातन को लेके चलने वाला मैंने इस तरीके के भी लोग होते होंगे। इस टाइप से तो मेरा तो ये था कि मैंने उस संकल्प को पूरा किया जो मुझे सपनों में आया था, और आज निरंतर वो यात्रा चलती रहती है। विधायक बनने के बाद ही मैं पिछले वर्ष लगभग 100 लोग हम लोग गए थे, और साथ में हम लोग इस यात्रा को पूरा किया। बस इसमें जो दिन है ना वो बढ़ा है, क्योंकि 10 दिन में यात्रा करना बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए उसको 13 दिन किए। जी। और आगे यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि सभी की आस्थाएं वहां से जुड़ी हुई हैं, और जो लोग भी इस आस्था को मानते हैं उनकी मन्नत भी कामना पूरी होती है वहां पर, ये स्वतः ही देखा जाता है। चलिए ठीक है, अगर अगली बार मैं उस लायक रहा तो मैं भी आपके साथ यात्री बनूंगा। और सर, आपने एक बात की थी, अभी भी शायद आप करते हैं, शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट का। और थोड़ा 2 सवाल को जोड़ देते हैं, आप अभी जो MLA कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, किस तरह का आप जो शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और ये जो आपका कोचिंग सेंटर है, इन तीनों को मिला के किस ढंग से आप अपने उद्देश्य को यहाँ से पूरा कर रहे हैं? देखिए, स्किल जो है ना हर एक व्यक्ति में, हर एक वर्ग में वो होना बहुत जरूरी है। हम अक्षर कितना भी पढ़ लें, लेकिन संस्कार, अपने रहन सहन, अपने जो दिनचर्या की स्किल है, अगर वो नहीं जानेंगे तो मार खा जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार भी ये कहती है कि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे, उनको स्किल भी सिखाएंगे। तो हम उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और आज आप देखना कि बहुत जल्द ये परिवर्तन दिखेगा कि सीतापुर में मान लीजिए सपोज दैट कि मुंह से बदबू आना, आज मैं देखता हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बहुत बड़े वर्ग में समस्या है। हाँ, ये बड़े वर्ग में समस्या, ठीक है, बहुत बड़े वर्ग में जी जी, लेकिन बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बस इसमें छोटी सी कमी है कि पहल किसी के द्वारा इंडिविजुअल नहीं किया गया।
आपका शरीर है, आप बदबू आ रहा है, आप समझिए। हाँ, लेकिन आज इस कड़ी को अगर हम वो चीज कर रहे हैं, हमारी सरकार भी चाहती है कि एक अच्छा समाज हम बनाएंगे, तो हमें ये भी चीज देखना होगा, और हम लोग देख रहे हैं कि ये क्यों आती है बदबू और क्यों नहीं आएगी। तब ये बताइए, अगर आपको पता चल जाए कि आप इस प्रॉब्लम पे हैं और आप इसको दूर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। कपड़े पहनने के तरीके हो सकते, जैसे एमएल एजुकेशन कोर में हम कल सेकंड बैच का शुरुआत किए। अच्छा, हाँ, एक बैच में कितने बच्चे होते हैं लगभग? अभी हमारे पास बैठने की व्यवस्था कम है, इसलिए 80 से 100 लोगों को हम लोग कोचिंग करा रहे हैं बैच में। आपके कुछ बच्चे सीआईएसएफ वगैरह में सेलेक्ट भी हुए हैं? हाँ, अभी तक 5 लोग सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, अग्निवीर में 3 लोग हुए हैं, सीआईएसएफ में 1 जने हुए हैं, और एक हॉस्टल अधीक्षक का हुई। अच्छा अच्छा, ऐसे करके एक साल का रिजल्ट है ये हमारा। 1 साल का। लेकिन बिल्डिंग बन रही है अभी। बिल्डिंग बनने के बाद ये जो 100 सीटर का जो कोचिंग संस्थान है, ये 400 सीट तक कैपेसिटी लेगी। एक फौजी नजरिए से पूछता हूं मैं, ये जो अग्निवीर योजना चल रही है, इससे हमारी सेना मजबूत होगी, कमजोर होगी? मजबूत होगी। कैसे? क्योंकि देखिए, कोई भी योजना अगर सरकार लॉन्च कर रही है तो बिना छानबीन किए, बिना जांच किए तो नहीं कर रही है, नंबर 1। और दूसरा, दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिसमें अग्निवीर की तरह व्यवस्थाएं हैं, और उन देशों में भाई मैं मानता हूं कि हमारी देश की सेना यंग है बाकी दुनिया की कंपेरिजन में, और इस योजना से और यंग होगी। अभी अभी हमने 3 अग्निवीर जवानों को भेजा है हमारे कोचिंग सेंटर से, और ये समझिए कि इनका उम्र अभी 17.5 साल है, 18 साल है किसी का, लेकिन अपने जवानी की उम्र में ये वापस आएंगे। और ये भी तो नहीं कही ना सरकार ने कि पूरे वापस आएंगे, कुछ परसेंटेज उनको रेगुलराइज किया जाएगा, और कुछ लोग वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो इनके पास एक अनुभव होगा, और ये विभिन्न, सरकार ने भी कहा है कि विभिन्न संस्थानों में इनके लिए अलग से कोटे आरक्षित किए जाएंगे अग्निवीर के लिए। अच्छा अच्छा, और साथ ही साथ उनको एक अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा सैलरी के साथ वो मिलेगा। तो ये बताइए, 24 साल की उम्र में, आज तो 24 साल का 30 साल तक आदमी संघर्ष में। नहीं, और ये अच्छा भी है, अगर आर्मी ट्रेनिंग किया हुआ बंदा है तो उसमें थोड़ा सा ना कहीं पे एक ईमानदारी या थोड़ा सा क्वालिटी डेवलप हो जाता है। अभी आप देखिए, एक विषय को मैं बोलूंगा, देश में आज हर एक व्यक्ति ये बोल रहा है, पहलगांव में जो घटना हो उसके बाद में, कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। हर लोग बोल रहा है युद्ध होना चाहिए, लेकिन जब युद्ध होती है एक देश से दूसरे देश के प्रति, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें हर एक किसी की जरूरत पड़ती है, केवल सेना का जवान की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें राशन सप्लाई से लेके गोली सप्लाई हर किसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप सोचिए कि हमारा देश आने वाला समय में हर दूसरा व्यक्ति एक सैनिक की ट्रेनिंग पाया हुआ लोग होगा, तो ये समझ लीजिए कि दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देश हम क्यों नहीं बनेंगे। ठीक बात है। ये लंबा विजन है, और ऐसा विजन वही व्यक्ति कर सकता है जो 2047 की कल्पना करे कि मेरा देश 2047 में विकसित होगा। ये मोदी जी ने कहा है। उसी का एक हिस्सा है कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति सैन्य प्रशिक्षण से लैस हो, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो बंदूक उठाए। ठीक बात है। आज भी मैं कहता हूं कि मैं एमएलए बना हूं, लेकिन कहते हैं ना कि हथियार तो नहीं छोड़े हमने, जवान तो आखिर तक जवान ही, बिल्कुल जवान ही रहेंगे। ठीक बात। तो जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे। तो अच्छा, आप सर एक चीज और बताइए, आपका फेवरेट वेपन कौन सा है? मैंने AK-47 वेपन और पिस्टल ज्यादा यूज किया अपने सर्विस में। इसका रीजन, आप जैसे नॉन चॉक वगैरह का भी प्रशिक्षण देते हैं, तो ये आप ट्रेनिंग के दौरान सीखे थे या अलग से? ट्रेनिंग के दौरान तो वहाँ सिखाया जाता है आप लोगों को? हाँ, मैंने और कौन सा वेपन चला लेते हैं? मैं लाठी का भी यूज करता हूँ आदर्श में। अच्छा। उसके बाद में नान चाकू का भी हम प्रशिक्षण भी दे रहे थे, चलाते हैं। कराटे का भी बेसिक हमने किया है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा वेपन्स में अगर देखा जाए तो मिलिट्री वेपन्स में लगभग जो डिपार्टमेंट में होते हैं, वो सारे होते ही हैं। आप लोग को ट्रेनिंग में कुछ ऐसा सिखाया जाता है कि 2-3 सेकंड में आदमी को मार सके? अभी मैं कोई लक्की बिस्ट है जो रॉ एजेंट है शायद, जिनका खूब चल रहा है अभी। हाँ। ये सही है? ऐसा ट्रेनिंग होता है 2-3 सेकंड में आदमी को? बहुत सारे प्रशिक्षण कॉन्फिडेंशियल होते हैं, और देश का अगर कोई कमांडो बनता है मान लीजिए, हाँ, तो किस फील्ड का कमांडो बन रहा है उसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग उसको पूर्ण स्किल अप किया जाता है। पूर्ण स्किल अप माने उसको कहीं डाउट ना हो। और इसमें प्रशिक्षण में सबसे बड़ी बात यह होता है कि केवल वेपन से ही नहीं लड़ सकता, वो अपने हाथों से भी, हाथों को वेपन बना के उसको अटैक करके खत्म कर सकता है। पूरी तरह से वो कमांडो होना ही चाहिए, है ना? पूरी तरह। लेकिन फिल्मों में आपने देखा होगा कि फिल्मों की सिनेरियो और रियल सिनेरियो में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन हाँ, इतना है कि कमांडो तक के जो सफर होता है बहुत कठिन है। हर परिस्थिति में झेलता है अपने आप को, हाँ, अपने आप को पार करता है,
और देश की सुरक्षा में जहां भी तैनात करना हो, वो अपने आप को खरा उतारता है। और आज तक इस देश के आप देखना कि फेलवर कहीं पर भी नहीं है। उसका रीजन है कि सख्त प्रशिक्षण होना, हर चीजों से उनको अवगत कराना। मैंने आपने फिल्मों में सुना होगा कि 10,000 में से एक कोई निकलता है ऐसा। तो ये बात बिल्कुल सही है। इतने सारे चीजों से नहीं निकलता और क्वालिटी होती है। हाँ। तभी तो एक कमांडो निकल के आता है और हाँ। 20 साल के मंत्री जी को हरा देता है ना। हाँ। वो ठीक है, कमांडो वाला क्वालिटी तो रहता है। सर एक वो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हाँ, हैं बिल्कुल। क्योंकि समय कम है आपके पास। महिलाओं को सशक्त करने के लिए जैसे आप बच्चों को ट्रेनिंग तो दे रहे हैं ना, वेपन वगैरह का या मार्शल आर्ट का, इसके अलावा शिक्षा और रोजगार या आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए क्या योजना ला रहे हैं आप? अभी हम लोग ये सुशासन तिहार का दौर चल रहा है, इसके बाद हम लोग प्लान बना रहे हैं कि जो समाज में या गांव में जो वर्ग हैं, जो बच्चियां हैं, लड़के हैं, उनको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया हम लोग कि इनको देने की क्या जरूरत है, समाज को क्या जरूरत है। इसमें आपने देखा होगा आर्थिक मैनेजमेंट। आज आर्थिक मैनेजमेंट है किसके पास? अगर आप व्यवसायी हैं, आपका माने पारिवारिक व्यवसाय है, तो जो बच्चे आपके यहाँ होंगे वो बचपन से स्वतः ही सीखेगा। और पूंजी की भी कमी नहीं है उसका। हाँ, पूंजी की कमी नहीं, खुद सीखेगा। लेकिन अचानक से कोई आदिवासी व्यक्ति जिनका व्यवसाय नहीं है और वो व्यवसायिक फील्ड में आएगा, तो देखना 90% फेल होने के चांस रहते हैं। और ये रेशियो है। ठीक बात है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे पास उस फील्ड का स्किल नहीं होना, मैनेजमेंट नहीं होना। उसके बाद दूसरा कहानी मैं बताता हूँ कि मान लीजिए किसी चीज का क्लेम हुआ या मुआवजा मिला एक आम आदमी को जिसको फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आती, उसका पैसा देखना या तो कोई लूट लेगा या तो किसी चीज में बर्बाद कर देगा। लेकिन जिसके पास मैनेजमेंट है वो उस पैसे को 4 गुना बना लेगा, सुरक्षित कर लेगा, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित कर लेगा। ये दो चीजें जो है ना बहुत अहम है। किसी भी मामले को बड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं, है ना? निचोड़ वही है, निचोड़ वही है। ठीक बात है, निचोड़ के रखना है। क्योंकि ये बताइए, केवल मैं रोड और पुलिया बनाने के लिए तो मैं नेता नहीं बना। ठीक बात है। जब पूरी तरह से आप तैयार नहीं करेंगे समाज को, हाँ, नहीं बने, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम अपने सीतापुर को एक पॉलिसी बनाया है विकास का, SSSVR करके। मैं इसमें आने वाला था, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। SSSVR जो है, इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएंगे आप? ये पहला है, हमने शिक्षा को रखा है। सबसे पहला शिक्षा है, शिक्षा पे रखा है। शिक्षा में ये समझ लीजिए कि सरकारी संस्थानों में पैसे आते हैं, बहुत आते हैं। हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, प्राइवेट से ज्यादा ही है। एकोमोडेशन है अच्छा खासा, पेमेंट अधिक है उनका, पेमेंट भी अधिक है, सब कुछ अधिक है, अधिक मिल रही है। हाँ, क्वालिटी खराब। लेकिन फिर भी हम प्राइवेट स्कूल को ढूंढते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हो रहा होगा। दूसरा चीज यह है कि एमएल एजुकेशन कोर्स इसी पहला इसका हिस्सा है कि मेरे आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र के बच्चों को लाखों खर्च करने का जिसका हिम्मत होगा या जिसका परिस्थिति होगी, वो दिल्ली भेजेगा बच्चों को यूपीएससी के लिए, रायपुर भेजेगा। लेकिन ग्रामीण अंचल के 90 से 99% लोग तो नहीं भेज पाएंगे। सपने जरूर बच्चे देखते हैं कि मैं कलेक्टर बनूंगी, लेकिन बनेगा कैसे? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई माहौल नहीं है, साधन नहीं। तो उसको देखते हुए इसको बनाया हम लोगों ने, और आज इसका रिजल्ट 1 साल में 5 आए हैं। एक टीचर वहां पढ़ाते हैं, वो पीएससी का भी प्री निकाला है उन्होंने, स्टूडेंट ही थे, अभी वहां पढ़ा रहे हैं तो निकाला है। तो हम लोग का रिजल्ट है, तो ये इसी का हिस्सा है। मैंने ये समझ लीजिए कि डिसिप्लिन के साथ साथ, शिक्षा का परिसर के साथ साथ, बच्चों की पढ़ाई, उनका अनुशासन, ये सारे चीज पहला इसमें हम लोगों ने सारी परिवर्तन में आपका फौजीपना तो है ना, वो कॉमन है, वो रहेगा, डिसिप्लिन वाला चीजें रहेगा। सेकेंड है सुशासन का है, सुरक्षा का है। सुरक्षा में सड़क सुरक्षा हो गया, बॉर्डर सुरक्षा हो गया, या पुलिस से संबंधित चीजें होगी। सीसीटीवी कैमरा, आप देखना कि हमारे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए हर दुकानदार को हमने खुद आग्रह किया है, और लोग लगा रहे हैं, उसका बेनिफिट भी उनको मिलता है। अभी कुछ ही महीनों या समय में चौराहों में, पर्यटन स्थल में आपको देखना कि अलग से सुरक्षा के मापदंड देखने को मिलेंगे, कैमरा दिखेगा, कहीं कहीं बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। मैंने एक सुरक्षा के लिए जो पहल किया जाना है वो हम लोग कर रहे हैं। तीसरा ऐसा सुशासन जो हमारे विष्णुदेव सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण उद्घोष है, और उसी का दौर ये चल रहा है कि सुशासन के दौर में हॉस्पिटल भी आ सकते हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था हो। आज सीतापुर का हॉस्पिटल जो है 30 बेड से संचालित होता था, 100 बेड के अकोमोडेशन के आधार पर बना है, लेकिन हमारे आने के बाद उसको 100 बेड पे स्वीकृति कराया गया है।
और उसके आधार पर भर्तियां हो रही हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। उसके बाद सबसे मेन है सरकारी अस्पतालों में आप देखना सफाई की कमी। प्राइवेट में देखना कि नहीं बदबू नहीं आती, सरकारी में बदबू आती है। ठीक है। लेकिन आप इस अस्पताल को देखना, उसमें भी परिवर्तन दिखेगा आपको कि ये कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। ठेकेदारों में वैसे भी हड़कंप मचा हुआ है, अभी कहीं कहीं आप तुड़वाए भी है ना, तो ये सुशासन का ही हिस्सा है कि हमारे यहाँ जो बने वो ठीक बने, लोग पता तो चले कि यहाँ निगरानी करने वाला कोई है, नहीं तो क्या है मनमर्जी बनाए और चले गए। तो ये सुशासन पे ही आएंगे। उसके बाद वी आता है, वी में विकास। तो विकास के हम ऐसा प्लान बनाते हैं कि विकास दिखे, गांव का कीचड़ खत्म हो, जो सदियों से इंतजार करने वाले, जो 20-20 किलोमीटर घूम के आने वाले लोगों को एक सुगम पुल मिले, रास्ता मिले। हमने एक तिरंगा झंडा देश का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा भी सैंक्शन करवाया है, उसके लिए आप प्लॉट भी रिजर्व करवाया। हाँ, रिजर्व भी करवाया है, सीएम साहब ने खुद हमारे प्रथम मांग पर दिया था। उसके बाद पर्यटन विकसित हम लोग कर रहे हैं। आप देखना टाइगर पॉइंट का नाम काफी सुने होंगे आप, उल्टा पानी काफी सुने होंगे आप। तो इनमें प्राकृतिक का दिया हुआ ही है, उसके अलावा हमने उपभोग तो किया लेकिन इसका विकसित नहीं किया। कारण यह है कि 20 साल से विधायक जी, मंत्री जी बैठे रहे, एक फूल तक लगाना उचित नहीं समझा। लेकिन अभी मैं टाइगर पॉइंट में रोज गार्डन के रूप में विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ। आपको टाइगर पॉइंट का घेरा करके फूलों का घाटी कहा जाएगा। हाँ, टाइगर विचरण करते हुए आपको वहां पे चलचित्र दिखेंगे। मैंने समझ लीजिए उसको संवारने का कोशिश किया जा रहा है। इससे पर्यटक आएंगे, लोगों में ये लगेगा कि हाँ भाई मैनपाट आया, अच्छा लगा। नहीं तो मैं ये भी सुना हूँ, मैं खुद भी पहली बार गया जब, कि अच्छा मैनपाट यही है क्या, उल्टा पानी। थोड़ा सा संतोषजनक नहीं लगता है। तो रोमांचक करने का सीन ये विकास में ही आएंगे। और लास्ट में रोजगार है यार, जो है रोजगार, ये महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं जानता हूं कि रोजगार देना मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो बहुत कुछ है उसी में से हम निकालते हैं। आपने सुना होगा कि हम लगभग 5700 पूरे विधानसभा में युवा युवती जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया 8वीं से 10वीं से, शाला त्यागी जिनको कह सकते हैं आप, इनको सर्वे करके निकाला। ठीक है। और इनको मीटिंग ली। एक ही मीटिंग में आप यकीन नहीं करेंगे 2000 लोग ओपन में दोबारा परीक्षा लिखे। यानी 5700 लोगों में से मेरे एक मीटिंग, एक मोटिवेशनल स्पीच करने से 2000 लोग दोबारा कलम थाम लिए। तो ये समझ लीजिए निरंतर प्रयास अगर करेंगे तो। मोटिवेशनल स्पीकर तो आप शायद पहले भी रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा मैं वीर रस का ज्यादा बखान करता हूँ। तो वो स्वतः ही मोटिवेशनल हो जाती है और नेचुरल बातें ज्यादा बोलता हूँ, जो लोगों से जुड़ी हुई बातें। जैसे शादी में गया मान लीजिए, तो शादी में गया तो ये बताइए आशीर्वाद कैसे देगा आदमी? आप बताइए, आपका तरीका अलग होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहन को अगर हम विदा कर रहे हैं, शादी में मैं गया तो आज भी गांव में जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये आशीर्वाद स्वरूप हमारी प्रेरणा है कि जब जाना तो 2 महीने जो है ना आपके लिए कठिन हो सकते हैं, क्योंकि नया घर है, नया दौर है। आपके माता पिता यहाँ थे तो जो कुछ भी गलतियां होती चलती थी, लेकिन वहां सास ससुर आपको वाच करेंगे। आपकी परीक्षा है, तो इस परीक्षा में आप शांत रह के समझना विषय को, और अपने सास ससुर को अपने माता पिता मानना और समझ जाना जब 2 महीने में। उसके बाद में आप देखना कि अपना परिवार, जो आपका नया परिवार क्या चाहता है, वो कैसे रखना चाहता है, और उसी अकॉर्डिंग आपको मैंने दिशा चलने में आसान होगा। इस विषय को ध्यान रखना, जिसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है कि अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझना। और जिस दिन जो बहू इस चीज को मान ले, उस दिन घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप देखना कंप्लेंट्स नहीं, तारीफें आएंगी। ये कहेंगे कि हमें लक्ष्मी मिली है बहू के रूप में, उसके आने से हमारा घर फल फूल गया है। दिन भर बात कर सकता हूँ आपसे, समय नहीं होगा आपके पास, तो बड़ा रोमांचक है आपसे बात करना। सर, शुरुआत में आपने विधायक बनने के दौरान एक बड़ा गंभीर सवाल, काफी क्वेश्चन किया था, रेत माफिया और भू माफिया से संबंधित। अभी उस पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह की नीति अपना रहे हैं? अभी यहाँ पे रेत माफिया एकदम से लगभग मान लीजिए खत्म हो गया। लोकल गांव वाले तो ले जाते होंगे। वो माफिया नहीं है, निर्माण काम है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत फ्री किया हुआ है, और जो लोकल कंस्ट्रक्शन है, जो घर बना रहे हैं, वो हमारे इस क्षेत्र में ले जा सकते। यूपी सड़क जाता था हमारा बालू, पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश लगातार ट्रकें, गाड़ी, मशीनें उतरी नदियों में। आप देखना अभी भी नदियां बिल्कुल खाली हैं। मंगरेलगढ़ की नदियां बिल्कुल खाली, मिट्टी मिट्टी रह गई। मैंने देखोगे तो ऐसा लगेगा कि किसी ने यहाँ पे लूट लिया।
मैंने एक मुट्ठी बालू नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के संचालन हो चाहे दूसरे क्या बोलते हैं दूसरे जिला में का संचालन, यहाँ से बालू नहीं जाती, एकदम बंद हो गया है। कारण यह है कि चुनाव का हमारा एक अहम मुद्दा भी था ये, और जरूरी भी है कि हमारे संपदा को बचाना। इससे जल स्तर नीचे जाता है, लोगों को नुकसान होता है। आज खेती करते हैं लोग किनारे में, हमारे यहाँ के ग्रामवासी जो हैं जितने नदी किनारे हैं इतने सारे फसल लगाते हैं, लेकिन उनके लिए आज पानी नहीं मिल रहा है। वो खोद रहे हैं फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। सोचिए, ये चिंता का विषय है। हजारों परिवार मने उस नदियों से गर्मी का फसल लगा के अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन ये नदी गायब हो जाने से, लेकिन आज आम जनता को समझ में इस विषय को आया है कि नुकसान हमको कांग्रेस की पार्टी ने या कांग्रेस के विधायक के संरक्षण में जो 20 साल चला है यहाँ, ये कितना नुकसान हुआ है। तो हम पूरा प्रयासरत हैं कि इस माफियागिरी जो है बिल्कुल खत्म हो। लोग टच करते रहते हैं, लेकिन हमें इस विषय पे बिल्कुल मंजूरी नहीं है कि मैंने यहाँ के लोगों को नुकसान करने वाले कोई निर्णय लिया जाए। पर्यावरण से संबंधित एक और सवाल है, जो मेन पार्ट में बॉक्साइट उत्खनन हो रहा है, तो और भी कई माध्यम है जिस माध्यम से पेड़ों को काट देते हैं, गांव वाले भी काट देते हैं, और भी कई बातें। और हमारा आपका जो खासकर विधानसभा है और मेन पार्ट क्षेत्र, ये वनों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए किस तरह का कदम उठा रहे हैं? और बॉक्साइट जो, ये मेरा शिकायत भी है, मैं सामरी का खदान भी देख रहा हूँ, यहाँ भी थोड़ा मोड़ा देख रहा हूँ कि कंपनियां जब बॉक्साइट निकालती हैं उसके बाद उनको पैक करना है, पैचअप नहीं करती हैं और उस पर पौधा लगाना है, ये काम करते नहीं है। ये हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? एक भी खदान ऐसा नहीं है जिसका पैच करके गड्ढे फिलअप करके पेड़ लगाए गए हों। लेकिन आपको हम बता दें कि हाल ही में हमने साइटों का निरीक्षण के लिए गए थे लगभग 1 महीना पहले, और अब हम सारी साइटों की जानकारी निकाल रहे हैं। पिछली बार भी सदन में ये सवाल को हमने लगाया था कि कितने खदाने हैं और किस किस में वो चीज, क्योंकि ये वाकई में आप बता रहे हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसको ये सोचने का विषय है कि 20 साल रहने वाला कोई व्यक्ति जिसको एक एक घर की नॉलेज होगी, लेकिन इतने बड़े साइट, इतने बड़े खदानों पे क्यों ध्यान नहीं दिया गया? या वो चाहते नहीं थे होंगे, या तो करना नहीं चाहते होंगे। लेकिन आज हम कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये खदानों के जो गाइडलाइन के मुताबिक पैचअप करना है, पेड़ लगाना है, ये सारे चीज होंगे, क्योंकि हमारा प्राथमिकता है कि मैन पार्ट की सुंदरता को बचाना। मैन पार्ट के अलावा भी टूरिस्ट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आपका सेदम के पास है और भी कुछ सेदम झरना है नीचे है ना, इसको लेके भी आप पूरे सीतापुर विधानसभा के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं या जहां संभावनाएं है, उन तमाम जगहों को विकसित करने के लिए हम लोग पर्यावरण को बढ़ावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या नीति अपना रहे हैं ताकि टूरिस्ट अधिक से अधिक आए? मैं बताया तो कि आज टाइगर पॉइंट में आपको प्लेन चीजें दिखती थी, लेकिन हमने उसको योजना बना के, आप देखना कि कुछ महीने में वहां पे इतनी आकर्षक चीजें बन जाएंगी। अगर हमारा देश का दूसरा झंडा यहाँ लग रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो भी पर्यटक को आकर्षित करता है। और अगर बॉक्साइट की खदानें जो बंद हो चुकी हैं उसमें फिल करके अगर हम वहां को सौंदर्यीकरण करके पौधे वृक्ष लगा के अगर हम पर्यटन डेवलप करते हैं तो भी एक पॉइंट बन जाती है। मेरे पास तो बहुत सारे पर्यटक के पॉइंट हैं, बहुत सारे हैं जिनको किसी ने छुआ नहीं है। 5 पर्यटन के पॉइंट हमारे जीतने के बाद हमने खुद सर्वे किया जंगल में चल के मैन पार्ट में, और ये बता रहा हूँ कि टाइगर पॉइंट से 3 गुना ज्यादा ऊंची झरने भी हैं हमारे पास। उसकी खोज अभी की है हम लोग। हाँ, जीतने के बाद इन तमाम जगहों को सर्वे करके हम लोग विकसित कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, और एक एक करके आप देखना कि पर्यटन का ये समझ लीजिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ नदियां हैं, नदियों में ऐसे ऐसे जगह हैं जो जिस चीज को लोग जानता तक नहीं, यहाँ केवल लोकल आदमी जानते हैं कि यहाँ के महत्व क्या है। उस महत्व तक को हम लोग विश्व पटल पर लेकर जाएंगे। रोड किनारे भी पौधा वगैरह लगवा रहे, कितना पौधा लगवाया है रोड किनारे? अभी पिछले बार लगभग 1800 पेड़ लगे आम के, बोटल ब्रिज जो है हमारा, जहाँ से सीतापुर विधानसभा शुरू होता है एनएच में, वहां से लेके जो साइड का हम लोग वो पॉइंट करके, अब वो पेड़ देखना बड़े हो रहे हैं। बड़े हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए हमारी रोड भी पर्यटक स्थल बन जाएगी। अंबिकापुर से सीतापुर आने में मेरे को 1 सवा घंटा लगा, बड़ा अच्छा सड़क है। आने से पहले 1-8 किलोमीटर पहले ना वो चांद में दाग जैसा 10 मीटर का एक पैच है जो खराब है, आपके ध्यान में है? वो बिल्कुल ध्यान में है, और वो उसको बनवाएंगे हम लोग। कारण ये है कि आप जहां से आप देखा होगा वहां से लेकर 10 मीटर का ही एकदम छोटा सा शहर का जो पैच है, इस शहर पैच को अच्छा बनाने के लिए प्रोजेक्ट गया हुआ है, क्योंकि स्थायी निदान होना जरूरी है। आज इसी चीज का तो दुख है मुझे, और दुख क्या, ये समझ लीजिए कि आज अपने सीतापुर को मैं अपने हाथों से अपने हिसाब से सजाने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन बताते हुए मुझे दुख होता है कि बरसात के जब समय आता है तो घरों में पानी घुस जाती है, और ये हर साल ऐसे ही होता है। इस चीज को मैंने इस एक साल में देखा है। हम खुद मैंने अधिकारियों को बोल के पंप भेज के पंप से पानी निकलवाए हैं घर से, इतना इतना पानी घुस गया है। तो ये तो आज की समस्या तो नहीं है ना। लेकिन आप समझिए कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम के लिए नीति क्यों नहीं बनी सीतापुर में, क्यों नहीं बनी। हर साल इस रोड को मैंने इतने बड़े बड़े गड्ढे, इसको स्थायी निदान के लिए क्यों पहल नहीं किया गया, नहीं किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमको मौका मिला है एक ऐसा स्थायी निदान बनाने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाला 50-100 साल तक माने आने वाली पीढ़ियां याद करें कि भाई फलाने समय में बना था, और ये बनेगा। वो इसलिए कमांडो के शासन काल में ये सब और हुए, याद ये रखेगा। इसलिए भी बनेगा क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो आज दिल्ली में भी सरकार हमारी है, स्टेट में भी विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और उन्होंने हम